नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 में संकलित पाठ लाख की चूड़ियां प्रस्तुत करने जा रही हूं। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले पाठ के लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में। स्थान जन्म इनका लखनऊ था। लेखक कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ और मृत्यु दिसंबर 2012 में हुई। अब पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मशीनी युग के प्रभाव को बताया गया है कि मशीनी युग के क्या प्रभाव पड़े हैं। मशीनी युग के कारण अनेक लघु उद्योग धंधे बंद हो गए। लघु उद्योग धंधे यानी छोटे छोटे काम, जिसके कारण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी, क्योंकि लोगों के पास अब काम नहीं रहा। ज्यादातर काम मशीनें करने लग गई। जब काम मशीनें करने लग गई तो लोगों के पास काम की कमी हो गई और वो बेरोजगार हो गए। प्रस्तुत पाठ में बदलू एक ऐसा पात्र है जो इन सभी समस्याओं का शिकार है, यानी उस पर भी बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। लेखक ने बदलू के माध्यम से मशीनी युग के प्रभाव व बेरोजगार की समस्या को उभारा है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर मुझे शब्द लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी लेखक उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे, कारण क्योंकि सभी बच्चे कहते थे। और बच्चों की यह आदत होती है, आपने भी देखा होगा कि जैसे सब बोलते हैं वैसे ही बच्चे भी बोलते हैं। तो इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी दालान, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख यानी धातु की छड़। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरियां होती है बच्चों गोल लकड़ी, जो ठोकने पीटने के काम आती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी पहले वो चूड़ियां बनाता और फिर उन्हें अनेक रंगों में रंगता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचे पर बैठकर किया करता था।
मचिया होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी चौकोर खाट, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक बताते हैं कि लेखक अधिकतर समय बदलू के साथ ही दोपहर में व्यतीत करते थे। वह मुझे लला कहा करता, यानी लेखक को बदलू लला कहते थे, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू यह कार्य नित्य करता था और लेखक भी उसे निहारता रहता था। जब भी वह छुट्टी में वहां अपने मामा के गांव जाता था, तो लेखक बताते हैं कि जैसे ही चूड़ियां तैयार हो जाती तो वो उन्हें निहारते। बदलू मनिहारा था। मनिहारा यानी चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त या पिता से प्राप्त कोई पुश्तैनी। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी माल की बिक्री, यानी उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियां फटाफट बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बच्चों, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना या देना। यानी प्राचीन समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति वस्तु विनिमय थी, यानी उस समय मुद्रा का अधिक प्रचलन नहीं था। आज के समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा यानी पैसा है। यानी अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले हम क्या देते हैं? पैसा। प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती थी, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लोग उसे अनाज देते थे और बदले में चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक उनके बारे में बता रहे हैं कि बदलू का स्वभाव कैसा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, किंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यानी वह हमेशा तो किसी भी प्रकार का सौदे में उलझता नहीं था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह जरूर कुछ मांगे रखता था। लेखक बताते हैं, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए यानी बहुत परेशानी हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी शुभ अवसरों पर चूड़ियों का महत्व अधिक बढ़ जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता यानी उसे बहुत चिढ़न होती, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी कांच की चूड़ियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक बताते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है
और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। यानी यहाँ पर शहरी जीवन पद्धति पर बदलू व्यंग करता है कि शहर के लोगों का जीवन बहुत ही आरामदायक और नाजुक होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। यानी बदलू का उससे विशेष आत्मीय लगाव था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक को बचपन में गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बहुत पसंद थी और बदलू उसे गोलियां देता, इसलिए लेखक को बदलू से विशेष लगाव हो गया था। लेखक बताते हैं कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। जैसा कि आप भी देखते हो बच्चों, आप भी अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में जाते हो, तो लेखक भी अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में जाया करते थे और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। यानी जो लेखक हैं उनके पिता की कहीं और बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, और इसके कारण लेखक बहुत लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी अब लेखक बड़े हो गए थे और अब लेखक की उन गोलियों में कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि समय के अनुसार बच्चों आपने देखा है रुचि भी बदलती जाती है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी बहुत कम। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। तब शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी अब लेखक को बदलू की याद अचानक ही आई जब उन्होंने मामा की बेटी के साथ हुई दुर्घटना को देखा। दुर्घटना किसकी वजह से हुई थी बच्चों? कांच की चूड़ी से। तो कांच की चूड़ी को याद करते ही लेखक को सहसा लाख की चूड़ियां याद आई और लाख की चूड़ियां किससे संबंधित थी? वहां बदलू से। इसलिए लेखक बदलू को याद करते हैं और शाम को बदलू से मिलने जाते हैं। लेखक बोलते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, मैंने यहाँ लेखक अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि लेखक अब बड़े हो चुके थे। और बच्चों आप भी देखते हो कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। लेखक कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी पुरानी बातें याद करने लगा। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब दोनों आपस में बातें करने लगे।
कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। यानी जब लेखक ने इधर उधर देखा तो न तो उन्हें वह मच्छियाँ नजर आई जिस पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता था, और न वह भट्टी नजर आई जिसमें वह लाख पिघलाता था। तो लेखक पूछते हैं, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी बदलू ने कहा कि आजकल कोई मेरी चूड़ियों को महत्व नहीं देता। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। यहाँ पर बदलू के मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। बदलू के माध्यम से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को भी उभारा गया है, क्योंकि मशीनी युग के कारण लोगों के पास काम धंधे नहीं रहे और वे लोग बेरोजगार हो गए। आगे लेखक बताते हैं कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक यह कहते हैं कि काका, कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को लगा कि उसे दमा हो गया, क्योंकि उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी अब वह बुजुर्ग हो चला था। और फिर उसे चिंता भी थी, क्योंकि उसका व्यवसाय भी अब समाप्त हो गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मौसम के अनुसार जो खांसी होती है, मौसम परिवर्तन की जो खांसी है उसे बोलते हैं फसली खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी दुख। लेखक को अंदेशा हुआ कि उसे कोई दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक सोचता है कि मशीनी युग के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए। हाथ काट दिए यानी उनके पास अब कोई काम धंधा नहीं रहा, क्योंकि अब सभी काम किससे होने लगे? मशीनों से। जब मशीनों से काम होने लगे तो मशीनों के काम में व्यक्तियों की आवश्यकता कम होने लगी और ज्यादातर व्यक्ति बेरोजगार हो गए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक फिर बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने अब उनका ध्यान और कहीं केंद्रित किया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी प्रसन्नता पूर्वक, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी उनकी ओर देखकर, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह 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 वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। इसमें बदलू ने शहरी लोगों पर व्यंग किया है। उसे लगता है शहरी लोग बहुत ही नाजुक होते हैं, खान पान में भी वे बहुत नखरे करते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बदलू कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना आम एक बार में ही खा जाता था। आपने देखा है बच्चों, आपके घर में भी बुजुर्ग जब आप खाना खाते हो तो आप खाने में नखरे करते हो तो बुजुर्ग कहते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा खाते थे, तुम इतना कम खाते हो। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं,
इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण भर के लिए उसके हाथों पर टिकी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी सुशोभित हो रही थी। रज्जू ने अभी भी लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। यहाँ पर लेखक बदलू के व्यक्तित्व की विशेषता बताते हैं, यानी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसका व्यक्तित्व मुश्किलों में भी हमेशा डटकर खड़ा रहा। उसका व्यक्तित्व कमजोर नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, यानी कांच की चूड़ियां बहुत नाजुक होती है, ऐसे उसका व्यक्तित्व नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर लेखक ने बदलू के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताया है। धन्यवाद।